हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी तो बहुत ही बढ़िया है, तो इसे एंड तक देखना। क्यों? क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज नहीं तो कल बॉलीवुड वाले इस मूवी की कहानी को जरूर चोरी करेंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। तो चलो सीधा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ताइवान अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह बॉस ह्यूगो का मर्डर हुआ है। उसकी फ्यूनरल में भीड़ उमड़ पड़ी है। मामले की सेंसिटिविटी को देख के पुलिस भी तैनात की गई है, जिसे लीड कर रहा है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का सीनियर इंस्पेक्टर कैप्टन हुनाई। तरह तरह के छोटे मोटे गुंडे भी इस फ्यूनरल में हाजिरी लगा रहे हैं। पुलिस हर एक को चेक करके अंदर छोड़ रही है, और इन्हीं में एक है शेन। वह रजिस्टर में लिखता है कि वह ब्लैक ग्रुप की तरफ से आया है। वह नाम सुन के उसी ग्रुप का एक लड़का जेड उससे दोस्ती करता है। दोनों खाना खाने बैठते हैं। जेड शेन को बताता है ह्यूगो का मर्डर करने वाला लड़का जरूर बहादुर होगा, मगर मुझे तो वह पागल लगता है, क्योंकि वह लड़का दरअसल सड़क छाप टपोरी है, जिसने 9 ब्रदर्स के लिए ह्यूगो को मारने की सुपारी ली। 2 महीने पहले 9 ब्रदर्स ने ह्यूगो के कैसीनो में $8 मिलियन जीते, मगर ह्यूगो ने पैसे नहीं दिए, तो उन्होंने इस टपोरी को ह्यूगो को मार के पैसे वसूलने को कहा। 2 दिन पहले ये टपोरी हाथ में बॉम्ब लेके ह्यूगो के ऑफिस में घुस आया। उसने उससे धमका के 8 मिलियन वसूल किए, मगर जाते हुए उसने ह्यूगो को भी मारा और बॉम्ब से कैसीनो को भी तहस नहस कर दिया। ये पागलपन नहीं तो क्या है? मगर वो बचेगा नहीं, क्योंकि ह्यूगो के भाई रिकी ने उस टपोरी को मारने का ऑर्डर दिया है। तो अब शेन जेड से कहता है कि वह पागल लड़का मैं ही हूँ, मेरा नाम शेन है और मुझे टपोरी कहना बंद करो। अब शेन गन निकाल के सबके सामने रिकी को शूट करता है। गन फायरिंग की आवाज सुन के पुलिस अंदर भागती है। जेड तो शेन को देखता रह जाता है। वहां से निकलते हुए शेन खुलेआम हुनाई को चैलेंज करता है कि अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ो। तो अब पुलिस शेन को पकड़ने उसके पीछे भागती है। लंबी चेस शुरू होती है। हुनाई भी हार मानने को तैयार नहीं। एक गली में वह शेन को पकड़ ही लेता है। दोनों में फाइट शुरू होती है। एक पल लगता है कि हुनाई ओवर पावर होगा, मगर आइन वक्त पे शेन पास ही रखा ब्रास का नुकीला पॉट हुनाई के आंख में भोंक देता है। तो अब हुनाई गन निकाल के अंधाधुंध फायरिंग शुरू करता है। शेन उसकी गन छीन के वहां से भाग जाता है। इस फाइट में हुनाई अपनी एक आंख गंवा बैठता है। अब 4 साल गुजरते हैं। शेन अभी पुलिस से छुपते हुए अंडरग्राउंड की जिंदगी जी रहा है। ऐसे में एक दिन शेन की डॉक्टर नीना उसे फोन करके बताती है कि उसकी दादी बहुत सीरियस है, तो वह उसे आखिरी बार मिलने आए। शेन का उसकी दादी के सिवा दुनिया में और कोई नहीं। पिछले 4 साल से वो उसे मिला नहीं। तो वांटेड होने के बावजूद रिस्क लेके शेन हॉस्पिटल जाता है, मगर डॉक्टर दादी को बचा नहीं पाते। नीना क्रिमिनल्स की डॉक्टर है, मतलब जो क्रिमिनल्स पुलिस की गोली से घायल होते हैं वो उनका इलाज करती है। रात को नीना शेन को एक छोटा बैग देते हुए कहती है कि इसमें वो पैसे है जो तुम दादी को भिजवाते रहते थे। उसने उसमें से एक भी पैसा खर्चा नहीं किया। उसमें एक घड़ी भी होती है जो दादी ने खास शेन के लिए खरीदी है, जो शेन को अभी भी बच्चा समझती थी। दादी की उस आखिरी निशानी को शेन इमोशनल होके पहनता है। अब शेन नीना से कहता है कि वो कुछ ऐसा बड़ा करना चाहता है जिससे अंडरवर्ल्ड में उसका नाम हो। तो नीना उसे उसके मेडिकल रिपोर्ट देती है और कहती है कि उसे आखिरी स्टेज का लंग कैंसर हुआ है। उसके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। तो अब गैंगस्टर बनने से बेटर है वो अपने आप को पुलिस के हवाले करे और अपने पापों का परिमार्जन करे, क्योंकि सड़क किनारे कुत्ते की तरह लावारिस मौत मरने से अच्छा है वो इज्जत की मौत मरे। यहाँ हुनाई अभी भी शेन की तलाश में है। वह जानता है कि नीना शेन की कांटेक्ट में है, तो वह नीना से शेन का पता पूछता है, मगर नीना नहीं बताती। तो यहाँ शेन अपनी मौत के बारे में सुन के पूरी तरह से डर गया है। वो होली गुआन के सामने कॉल लगाता है कि उसे सरेंडर करना चाहिए या गैंगस्टर बनना चाहिए। वो कौड़िया फेंकता है, तो गुआन का कॉल ये आता है कि उसे सरेंडर करना चाहिए। तो दूसरे दिन शेन सरेंडर करने पुलिस स्टेशन जाता है। उसे लगता है उसे देखते ही पुलिस स्टेशन में तहलका मच जाएगा, मगर उसके विपरीत होता है। नाम बताने पर भी उसे कोई नहीं पहचानता। उसे मामूली मुजरिमों के साथ खड़ा किया जाता है, जिससे शेन इंसल्टेड फील करता है। तभी उसकी नजर वहां बोर्ड पे लगाए 3 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की फोटो की ओर जाती है, जो पेपर से ढके हुए हैं। शेन को लगता है लिस्ट में पहला नाम उसका ही होगा, मगर जब वो उन फोटो को देखता है तो लिस्ट में उसका नाम तीसरा यानी थर्ड होता है, जिससे उसे उसकी औकात पता चलती है। वो और भी इंसल्टेड फील करता है। लिस्ट में नंबर 1 पे होता है बुलहेड, नंबर 2 पे होता है हॉन्की। उन दोनों का नाम अपने पहले देख के शेन समझ जाता है कि अब तक वह गलतफहमी में जी रहा था कि वही देश का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। ये 2 धुरंधर तो उसके भी ऊपर है। तो अब वह कुछ फैसला करता है। वह नीना से मिलता है, जो क्रिमिनल्स के बारे में सब जानती है। वो उससे उन दोनों के बारे में पूछता है। हॉन्की के ऊपर तो पुलिस वालों के मर्डर का भी इल्जाम है। तो नंबर 1 बुलहेड ने अब तक 30 लोगों का मर्डर किया है, मगर नीना कुछ भी बताने से इनकार करती है। तो अब शेन अपने पुराने दोस्त जेड से मिलता है। वो उससे कहता है कि मैं मरने से नहीं डरता, मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं मेरे मरने के बाद दुनिया मुझे मामूली समझ के भुला ना दे। ये सोच मेरे लिए मौत से दर्दनाक है।
तो अब शेन जेड से एक फेवर मांगता है। वो नीना के बेटे को किडनैप करता है। वो नीना से कहता है कि मैं पहले इन दोनों को मारूंगा, देश का नंबर 1 गैंगस्टर बनूंगा, फिर जाके पुलिस के सामने सरेंडर करूंगा, इज्जत की मौत मरूंगा, ना कि लावारिस की। तो अब नीना बताती है कि 20 साल पहले हॉन्की एक बार में बैठा था कि पीछे 2 लोगों के बीच गोलीबारी हुई। एक गोली हॉन्की के सर में जाके घुसी। वो घायल हालत में मेरे पास आया, मगर इतनी क्रिटिकल सर्जरी में कर नहीं सकती थी, तो हॉन्की ने भी किसी और से सर्जरी नहीं करवाई। वह आज भी उस बुलेट को अपने सर में लेके घूमता है और पेन किलर लेके जी रहा है। वो महीने का पूरा स्टॉक मुझसे ले जाता है, मगर पिछले 10 साल से मेडिसिन लेने वो पिगी नाम की लड़की को भेज रहा है और बुलहेड 5 साल से गायब है। वह 5 साल पहले घायल हालत में मेरे पास आया था, तो उसने अपनी माँ को एक लेटर लिखा था जो मैंने पोस्ट नहीं किया। नीना शेन को वह लेटर देती है जिस पर किसी नर्सिंग होम का एड्रेस होता है। तो लेटर पे एक अच्छा वचन लिखा होता है। अब शेन नीना की मेडिकल शॉप पे नजर रखने लगता है। तो एक रात पिगी मेडिसिन लेने आती है। शेन पिगी की कार का पीछा करता है और नीना के बेटे को सही सलामत छोड़ देता है। यहाँ पिगी ताइचुंग टाउन के एक सलून में चली जाती है। तो शेन उस सलून के सामने वाले होटल में रूम लेता है। रूम से वो देखता है कि हॉन्की कुछ लोगों के साथ सलून में आता है। हॉन्की एक शॉर्ट टेम्पर्ड और एरोगेंट किस्म का जालिम हैवान है। छोटी सी बात पे वह अपने ही लोगों को बुरी तरह से मारता है और हर रात अपने से आधी उम्र की पिगी पे दुराचार करता है। पिगी भी किसी बात की वजह से उसके जुल्म सह रही है। सामने होटल की विंडो से शेन वो देखता है। या हुनाई को नीना के कॉल के रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसकी कॉल लिस्ट में एक नंबर ऐसा है जो अननोन है और जहां से नीना को हर महीने कॉल आता है। कॉल का लोकेशन ताइचुंग टाउन के एक हेयर सलून का है। यहाँ दूसरे दिन शेन शेविंग के बहाने पिगी के सलून चला जाता है, मगर वो शेविंग कर रहा होता है कि तभी अचानक वहाँ हॉन्की आ जाता है और पिगी के हाथ से उस तरह लेके शेन की शेविंग करने लगता है। अचानक वो शेन से पूछता है कि कल से तुम सामने की होटल से मुझ पे नजर क्यों रख रहे हो, मगर शेन हड़बड़ा नहीं जाता। वह भी एप्रन के नीचे से अपनी गन रेडी रखता है। हॉन्की को गलतफहमी हुई है कि शेन पिगी को पटाने के चक्कर में है। तभी सलून में पुलिस आती है। हॉन्की के रॉन्ग पार्किंग को लेके वो पूछताछ करने आई है। तो अब पिगी मौका देख के हॉन्की के हाथ से उस तरह ले लेती है और शेन को वहां से जाने कहती है। शेन होटल में आता है तो देखता है हॉन्की के गुंडों ने उसकी रूम की तलाशी ली है। उसका कोट भी फाड़ा हुआ है। अब रात को हॉन्की जैसे ही सलून लौटता है, शेन हमले की तैयारी करता है। हॉन्की सुबह का वाकया भूला नहीं। उसे लगता है कि पिगी उसकी गैर मौजूदगी में उस जवान लड़के के साथ गुलछड़े उड़ाती है, तो वो उसे पनिशमेंट देने की सोचता है। यहाँ सलून के बाहर शेन हॉन्की के बॉडीगार्ड को मार देता है और सलून में घुस जाता है। हॉन्की भी अपने इनर सेंस से खतरे को भांप लेता है और चाकू लेके तैयारी में रहता है। तो बाहर हुनाई सलून पे नजर रखे हुए है। यहाँ सलून में शेन हॉन्की पे सीधा हमला करता है। दोनों में हाथापाई शुरू होती है, जिसमें शेन हॉन्की पे ओवर पावर होता है। तो हॉन्की सलून से जान बचाकर भागता है। शेन उसका पीछा करने लगता है। बाहर खड़ा हुनाई दोनों को देखता है तो वह भी उन दोनों का पीछा करने लगता है। एक ब्रिज पे वो हॉन्की को छोड़ के शेन को दबोचता है। अब इन दोनों में फाइट शुरू होती है, मगर शेन का टारगेट हॉन्की है, हुनाई नहीं। तो वह हुनाई को अनकॉन्शियस करके फिर से हॉन्की के पीछे चला जाता है और एक ग्रीन हाउस में उसे पकड़ ही लेता है। हॉन्की समझ नहीं पाता ये कौन है जो उसकी इतनी जान के पीछे पड़ा है। शेन उससे कहता है तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं, बस इतना जान लो मेरा नाम शेन है और आज से नंबर 2 का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मैं हूँ। इतना कह के वो हॉन्की को शूट कर देता है। फिर वह सलून लौटता है। शेन औरतों की बड़ी इज्जत करता है, तो वो पिगी से कहता है कि इस गंदगी से निकलना चाहती हो तो चलो। वहां से जाते जाते वो हॉन्की के गुंडों को भी शूट कर देता है। दूसरे दिन दोनों समुद्र किनारे बैठे होते हैं तो पिगी बताती है कि मेरी माँ ने हॉन्की से शादी की थी, जो हॉन्की के लिए ड्रग डीलिंग का काम करती थी। उसे 15 साल की सजा हुई। मैं तब छोटी थी। हॉन्की ने मुझे सहारा दिया। अब शेन कार से अपनी घड़ी निकाल के कार पिगी के हवाले करता है। वो पिगी से कहता है तुम आजाद हो, अपने हिसाब से जिंदगी जियो। पिगी शेन से पूछती है क्या तुम मुझे फिर से मिलोगे, मगर शेन के पास कोई जवाब नहीं होता। पिगी उसे नरक से बचाने वाले उस मसीहा को सिर्फ देखती रह जाती है। हॉन्की के मर्डर से मीडिया वर्ल्ड में तहलका मच जाता है। मीडिया को लगता है कि शहर में गैंग वॉर शुरू हुआ है। टीवी पे अपने नाम के चर्चे देखकर शेन खुश होता है। अब शेन का अगला टारगेट है नंबर 1 क्रिमिनल बुलहेड। वह उस नर्सिंग होम जाता है जहाँ बुलहेड की माँ को रखा है। तो उसे पता चलता है बुलहेड की माँ का 3 साल पहले ही देहांत हो चुका है। नर्सिंग होम वाले शेन को उसकी राख और अस्थियां देते हैं, जो फाइनल रिचुअल के इंतजार में है। उसे माँ के सामान में एक बुक मिलती है जो किसी स्पिरिचुअल सेंटर की है। उसके फ्रंट पेज पे वही वचन लिखा होता है जो बुलहेड ने अपनी माँ को लिखे खत में है। वचन का मतलब होता है अपने सारे पाप छोड़ के एक नया इंसान बनो, वही तुम्हारा नया जन्म है। तो अब शेन उस पेंगू सिटी जाता है। वह उन खूबसूरत वादियों में बसे उस स्पिरिचुअल सेंटर पहुंचता है। वहां जाते ही उसे एक सूप पिलाया जाता है। सूप पीने के बाद वह एक हॉल में जाता है जहां गुरु योंग से
वहाँ जमा हुए लोगों को अच्छाई के वचन सुना रहे होते हैं। तभी वहाँ बैठे शेन को अचानक वॉमिट होती है। उसके मुंह से काला पानी निकलता है। अब जब शेन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ का डॉक्टर योंगसे से कहता है शेन के पास जो मेडिसिन मिली है उससे लगता है उसे कैंसर है। अब योंगसे शेन से कहता है कि तुम्हारी वॉमिट के जरिए तुम्हारे पेट से काला पानी बाहर आया, इसका मतलब है तुम्हारे शरीर में गंदगी है जो तुम्हारे कार्य की वजह से आई है। इस पवित्र जगह आने से वो बाहर आ गई। योंगसे शेन से कहता है कि मेरे अगले सेशन को अटेंड करो, तुम और अच्छा फील करोगे। अब जब शेन उस सेशन में जाता है तो वहाँ एक लेडी अपना एक्सपीरियंस बता रही होती है कि स्पिरिचुअल सेंटर में आके मेरा कैंसर ठीक हुआ। यहाँ किए गए आत्मशुद्धि से मुझे नया जन्म मिला, जिसके लिए मैं गुरु योंगसे की आभारी हूँ। अब योंगसे ज्ञान देता है कि हमारे विचार और आचरणों की शुद्धि ही हमारे शरीर की शुद्धि है। योंगसे की बातें शेन पे प्रभाव डालती है। अब योंगसे शेन को वहाँ आने का कारण पूछता है। शेन कहता है कि मैं बुलहेड की तलाश में वहाँ आया हूँ। वह नाम सुन के योंगसे उससे कहता है या तो तुम पुलिस वाले हो या गैंगस्टर। शेन कहता है मैं बुलहेड को उसकी एक चीज वापस करने आया हूँ जो मैं पर्सनली उसे देना चाहता हूँ। योंगसे उसे एक कब्र के पास लेके आता है और कहता है बुलहेड इसके नीचे दफन है। योंगसे बताता है 5 साल पहले पुलिस की गोली से घायल होकर बुलहेड इसी स्पिरिचुअल सेंटर आया था। उस वक्त मैं डॉक्टर था। मौत की दहलीज पे उसने बस इतना ही कहा कि मैं पापी हूँ, मैं मुक्ति के काबिल तो नहीं, शायद मौत ही मेरा इलाज है। मरते वक्त उसने हम सब के बारे में ऐसी बातें बताई जो सिर्फ हम ही जानते थे। तब मैं समझा हर आदमी में दैवी बातें होती है मगर वह खुद नहीं जानता और गलत रास्ते पे निकल पड़ता है। अब योंगसे शेन से कहता है कि मैं मेरी स्पिरिचुअलिटी से तुम्हें ठीक करूंगा। तो शेन सोचता है कि बुलहेड जैसे आदमी का यहाँ आके मन परिवर्तन हुआ तो मुझे भी अपने आप को बदलना चाहिए। तो वह भी स्पिरिचुअलिटी की राह पे चलने की सोचता है। एक विधि के जरिए योंगसे का शुद्धिकरण किया जाता है। शेन अपने पापों को याद करके रोने लगता है। दूसरे दिन वो अपने आप को हल्का और खुश महसूस करता है। एक दिन योंगसे शेन से पूछता है कि बुलहेड की वो कौन सी चीज तुम उसे वापस करना चाहते हो। शेन बताता है उसकी माँ की राख। अब शेन का एक्सरे निकाला जाता है। डॉक्टर एक्सरे को देख के बोलता है कि इसे देख के ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हें लास्ट स्टेज कैंसर है। वो बताता है कि तुम्हारे कैंसर की पेशियां अंदर ही अंदर अपने आप मर रही है, जिससे लगता है कुछ ही दिनों में तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर की बातें सुनकर शेन शॉक होता है। वो एक्सरे को खींच लेता है तो वो फट जाता है। डॉक्टर कहता है कि शेन का कैंसर ठीक होना एक चमत्कार है, शायद उसके विचारों में जो परिवर्तन आया है उसी का ये नतीजा है। अब शेन वही स्पिरिचुअल सेंटर में रहने का फैसला करता है। वो अपनी गन को वही जमीन में गाड़ देता है। मगर यांगसे का शिष्य बनने के लिए सब मोह माया को त्यागना पड़ता है। तो अब शेन साथ लाए सारे पैसे, यहाँ तक कि अपनी दादी की घड़ी को भी अग्नि के हवाले करता है और बुलहेड के माँ की अस्थियां योंगसे के हवाले करता है। एक दिन एक औरत अपने बच्चे का इलाज कराने उस स्पिरिचुअल सेंटर आती है। शेन उस बच्चे को सूप देता है। सेशन के दरमियान वह बच्चा काले पानी की वॉमिट करता है और बेहोश होता है। शेन को उस बच्चे पे दया आती है और वह यांगसे के अगेंस्ट जाके उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाता है। बच्चे को इतनी देर बेहोश देख के योंगसे के शिष्य एक दूसरे से कहते हैं लगता है गलती से हमने सूप में ज्यादा ही दवा मिला दी। वह शेन पे भी गुस्सा होते हैं। अब शेन जब डॉक्टर के पास आता है तो देखता है डॉक्टर बच्चे की माँ को वही फटा हुआ एक्सरे दिखा के उससे कह रहा है कि तुम्हारे बच्चे का चेस्ट इन्फेक्शन ठीक हो गया है। वो वही एक्सरे है जो उसने उस दिन शेन को दिखाया था। अपने बच्चे की हेल्थ को लेके माँ टेंशन में आती है। वह योंगसे के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि उसके बच्चे को बचाया जाए। दूर खड़ा शेन योंगसे के गोरख धंधे को जान जाता है। रात को वह योंगसे की स्पेशल रूम में जाता है जहाँ छुपा तहखाना होता है। तहखाने में बहुत ही आलीशान बेडरूम होता है। वहाँ सब तरह की लग्जरी चीजें होती है। यहाँ योंगसे उस औरत से कहता है कि अगर तुम अपने बच्चे को ठीक करना चाहती हो तो तुम्हें सब चीजों का त्याग करना होगा। वह औरत शेन की तरह ही अपने सारे पैसे और ज्वेलरी एक बॉक्स में रख के अग्नि के हवाले करती है। मगर वो बॉक्स आग से गुजर के नीचे बेसमेंट में योंगसे के बेडरूम में आता है जो वहाँ खड़े शेन को मिलता है। वहाँ शेल्फ पे इसी तरह के हजारों बॉक्स पड़े हैं। वहीं पे शेन को उसका बॉक्स भी मिलता है मगर उसमें से पैसे गायब होते हैं। सिर्फ दादी की घड़ी पड़ी होती है। शेन समझ जाता है स्पिरिचुअलिटी के आड़ में योंगसे योगी बन के लोगों को लूटने का ये धंधा चला रहा है। यहाँ उस औरत के शुद्धिकरण का विधि चल रहा होता है। अब योंगसे उस औरत के बाल काटने जाता ही है कि वहाँ शेन आ जाता है और उस औरत को उसके पैसे और ज्वेलरी लौटा के उसे वहाँ से जाने कहता है। अपनी वो चीजें देख के वह औरत भी समझ जाती है कि सच्चाई क्या है। योंगसे के शिष्य शेन को दबोच लेते हैं। तो अब योंगसे उस औरत के हाथ में चाकू देके उसे शेन को मारने कहता है। मगर डिप्रेस हुई वह औरत उस चाकू से खुद का गला काट लेती है। तो अब योंगसे का शिष्य वही चाकू शेन के पेट में भोंक देता है। योंगसे अपने शिष्यों से कहता है कि इन दोनों को नरक भेज दो। तो अब घायल शेन को उस औरत की बॉडी के साथ एक कास्केट में बंद करके
ऊपर से खिले ठोक दिए जाते हैं और उस कास्केट को शहर के बाहर जमीन में दफन किया जाता है। रात को योंग से अपने आलीशान बेडरूम में लौटता है तो पता चलता है वह शिष्य उसके गैंग के मेंबर है। तो वह औरत जो कैंसर ठीक होने का झूठा दावा कर रही थी वो यांगसे की गर्लफ्रेंड है। यहाँ जमीन के नीचे दफन हुआ शेन अपनी व्हील पावर पे उस कास्केट से बाहर निकल आता है। वहां से वह सीधा बुलहेड की कब्र जाता है और वह उस कब्र को खोदता है तो अंदर कॉफिन में कुछ नहीं होता, सिर्फ एक फोटो पड़ा होता है। वह देख के शेन हंसने लगता है क्योंकि उस फोटो में हमें योंगसे बुलहेड की माँ के साथ दिखाई देता है। मतलब साफ था योंगसे ही बुलहेड था जो प्लास्टिक सर्जरी करके योंगसे बना था और उसने लोगों को ठगने का ये नया धंधा शुरू किया था। भाईगिरी में जितना पैसा नहीं उतना पैसा तो धर्म के नाम पे लोगों को ठगने में है। यहाँ वो गिटार वाली शिष्या योंगसे से यानी बुलहेड से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है तो दूसरी ओर शेन अपनी गन जमीन से बाहर निकालता है और स्पिरिचुअल सेंटर चल पड़ता है। सेंटर के हॉल में वो शिष्या लोगों के सामने योंगसे की तारीफ करने में लगी होती है। शेन सेंटर के बाहर झाड़ू लगा रहे उस शिष्य को शूट करता है जिसने उसके पेट में चाकू भोंका था। फायरिंग की आवाज सुन के हॉल में सब चुप हो जाते हैं। हाथ में गन लिए शेन वहां पहुंचता है। वह आव देखता है नताव पहली ही गोली बुलहेड के कंधे पे मार देता है। शेन बुलहेड के पाप वहां बैठे लोगों के सामने पड़ता है कि बुलहेड ने 50 से ज्यादा लोगों की हत्या की है, 6 पुलिस ऑफिसर को मारा है। बुलहेड कहता है भूकंप बाढ़ में इतने लोग मरते हैं तो क्या तुम गॉड से नफरत करने लगते हो? हर एक की मौत लिखी होती है, हम तो सिर्फ वजह होते हैं। शेन उससे कहता है अब तुम्हारी मौत की वजह मैं बनने वाला हूँ। मैं 3 बार ट्रिगर दबाऊंगा, उसमें से एक भी गोली चली तो तुम खत्म, अगर नहीं चली तो मैं तुम्हें मारे बगैर यहाँ से चला जाऊंगा। इसे भी गॉड की मर्जी समझना। शेन ट्रिगर दबाता है मगर गन जाम होने की वजह से गोली नहीं चलती। शेन दूसरी बार ट्रिगर दबाता है फिर भी गोली नहीं चलती। अब बुलहेड के चेहरे पे जीने की आशा दिखाई देने लगती है तो शेन तीसरी बार ट्रिगर दबाता है। इस बार गोली चलती है जो बुलहेड की खोपड़ी के आर पार चली जाती है। बुलहेड वहीं पे मर जाता है मगर शेन जैसे ही अपना काम तमाम करके वहां से निकलता है तो वह देखता है बुलहेड की गर्लफ्रेंड उसका एक गोरख धंधा आगे चलाने में लगी है। शेन समझ जाता है इस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं किया तो और फैल जाएगी, एक मर गया तो दूसरा शुरू होगा। वो हॉल में आके लोगों से कहता है वह सिर्फ 5 गिनेगा, जो भागेंगे वो बच जाएंगे, जो पीछे रुकेंगे वो मर जाएंगे। वो गन की मैगजीन में बुलेट्स भरता है और बचे हुए लोगों को शूट करना शुरू करता है। आखिर में वह बुलहेड की गर्लफ्रेंड को भी मार देता है। इस तरह शेन नंबर 1 क्रिमिनल को मार के अपना आखिरी टारगेट भी पूरा करता है। अब वह हुनाई को फोन करके कहता है कि वो अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता है। जैसे ही शेन बोट से बाहर आता है ढेर सारी पुलिस गन तान के उसका इंतजार कर रही होती है। शेन दिखावे के लिए एक लड़की को हॉस्टेज बनाता है फिर अपने आप को हुनाई के हवाले करता है। पुलिस की कार में बैठने के पहले वो वहां जमा हुए मीडिया से कहता है मेरा नाम शेन है और मैं इस देश का नंबर 1 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हूँ। पिगी टीवी पे न्यूज देखती है कि शेन को डेथ पेनल्टी हुई है। कुछ दिन के बाद नीना शेन से मिलने जेल में आती है। उसके पूरे बाल झड़ चुके हैं। नीना शेन से कहती है जो तुम चाहते थे वो हुआ है, हर किसी के जुबान पे तुम्हारा नाम है। शेन उससे कहता है यहाँ मेरा हेल्थ चेकअप हुआ तो पता चला मुझे कैंसर नहीं है, शायद उस स्पिरिचुअल सेंटर में कुछ दिन रहने की वजह से ये चमत्कार हुआ है। नीना उससे कहती है तुम्हें कभी कैंसर था ही नहीं, जो कैंसर के रिपोर्ट मैंने तुम्हें दिए थे वो दरअसल मेरी हेल्थ के रिपोर्ट थे, कैंसर मुझे है। मैंने सोचा जिंदगी भर में गैंगस्टर्स मर्डर्स को ठीक करते आई जो एक तरह से पापी था, तो लगे हाथ एक पुण्य भी कर लूं। मुझे लगा अपनी मौत की खबर सुन के तुम अपने आप को कानून के हवाले करोगे मगर तुमने और मर्डर किए। चलो अच्छा ही हुआ, एक तीर से 3 शिकार हुए, तुम, हॉन्की और बुलहेड। जो तुम चाहते थे तुम्हें मिला, जो मैं चाहती थी मुझे मिला। इस समाज से 3 बुरे लोग खत्म हुए। उसकी बातें सुनकर शेन के चेहरे पे शौक के बदले स्माइल आता है। वह नीना से कहता है तुम्हारी बातें सुन के मुझे तुम पे गुस्सा न आना, ये भी एक सीख मुझे उन 2 मर्डर से मिली है। उन मर्डर के आड़ में अनजाने में ही सही मैंने भी कुछ अच्छे काम किए हैं जिससे मैं आज खुश हूँ। यहाँ हुनाई पिगी से मिलता है और उससे कहता है कि मरने के पहले शेन तुम्हारे हाथ से शेविंग करना चाहता है। पिगी जेल में जाके शेन की शेविंग करती है। शेन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शेन आखिरी बार पिगी को गुड बाय करता है और चला जाता है। उसके जाने के बाद हुनाई पिगी को एक एनवलप देता है जिसमें शेन ने पिगी के लिए उसकी दादी की वो घड़ी छोड़ी होती है। तो पिगी ने शेन को उसका वो कोट सिला के दिया होता है जो हॉन्की ने फाड़ा था। डेथ पेनल्टी के वक्त शेन दुनिया से सॉरी कहता है। उसे भरपेट उसका पसंदीदा खाना खिलाया जाता है। फिर शेन को बेड पे लेटा के शूट किया जाता है। शेन स्माइल करके अपनी मौत को वेलकम करता है और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।